कहीं झरने कहीं पहाड़ घने जंगल हंसी बादल समझ लेना, कहीं झरने कहीं पहाड़ घने जंगल हंसी बादल समझ लेना। मैं जन्नत कहूँगा, मैं जन्नत कहूँगा, तुम हिमाचल समझ लेना, तुम हिमाचल समझ लेना। मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूँगी घनश्याम सर और उनके साथी हिमाचल प्रदेश से, अगर वो यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आएँ और हमारे इस जो सभी लोग हमारे साथी यहाँ पर हैं उनको अपनी जो उनकी जर्नी है उसके बारे में हमें बताएं और हमें अपने अनुभवों से अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हमें बहुत अच्छा लगेगा। वेलकम, वेलकम सर। धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम इस शैक्षिक नवाचार कार्यशाला जो कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही है, इस मंच को नमन करते हुए AFTO के महासचिव CL रोज़, साथ में समस्त संस्थापक सदस्य एवं अधिकारीगण, इस शायद कृपा इस राधे की नगरी में ज़्यादा अच्छी है हमारे ऊपर, पुनः बिजली का आना इसका सूचक है। और जैसे मैं बात अभी एक सम्मान के तौर पर कर रहा था, यूपी से श्री मनोज जी जिनके डायरेक्शन में सारी कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, मैं इन सभी को नमन करते हुए अपने नवाचार का आगाज़ करने की अनुमति चाहूँगा। मुझसे पहले श्री सपन जी ने झारखंड के एक रिमोट एरिया के गांव का जिक्र किया और अपने सारे नवाचार को प्रस्तुत किया। काफ़ी हृदय विदारक कह सकते हैं, या हम कहें कि मन को छू लेने वाला एक कठिन सफ़र, और लेकिन फिर भी हंसते हंसते उस पर चलना, ये काफ़ी मनमोहक है। इसके लिए एक बार पुनः तालियां सपन जी के लिए। क्योंकि हिमाचल का जिक्र हुआ है और मेरा राज्य हिमाचल, जिसमें मैं रजनीश कुमार प्रवक्ता कंप्यूटर विज्ञान के पद पर हिमाचल के जिला कांगड़ा में ज्वालामुखी, आप सब जानते होंगे, जहाँ पर एक मंदिर है माता जी का, माता ज्वाला जी का, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और वहीं पर कुछ दूरी पर मेरा विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कथोग है। और मेरे साथी इस प्रेजेंटेशन में जो मेरे साथ हैं श्री घनश्याम जी, वो हमारे जिला सोलन, जो कि पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के बगल में हिमाचल को छूता हुआ जो एक प्रदेश, एक ज़िला है, वहाँ से संबंध रखते हैं और वहाँ पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन में कार्यरत हैं प्रवक्ता कंप्यूटर विज्ञान के पद पर। साथियों, जैसा कि एक शिक्षक होने के नाते हम सब यहाँ पर एकजुट हुए हैं, और जैसा कि सपन कुमार जी ने भी कहा कि जितने भी रिमोट एरियाज़ के स्कूल होते हैं या विद्यालय होते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास सुविधाओं का अभाव भी रहता है। और अगर बड़े स्तर की बात करें, जितने भी हमारे राज्य हैं उनमें, चाहे आप तहसील लेवल की बात करें या फिर ज़िला के हेडक्वार्टर की बात करें, वहाँ पर तो सुविधाएं पहुँच जाती हैं, परंतु जब हम उस हेडक्वार्टर से एक रिमोट एरिया की तरफ को अपना सफ़र शुरू करते हैं, तो उस दौरान कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि हमारे पास सुविधाओं की कमी होती जा रही है। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों के अंदर जोश तो बरकरार है, चाहे शिक्षा के प्रति हो, चाहे संस्कृति के प्रति हो, परंतु कहीं ना कहीं जो एक डिवाइड बिटवीन द सोसाइटी क्रिएट हो गया है। आप हेडक्वार्टर तहसील लेवल का डिवाइड देखें, चाहे कल्चर के फॉर्म में देखें, चाहे कपड़ों की शैली के फॉर्म में देखें, और गाँव के स्तर पर देखें तो सुविधाओं के फॉर्म में देखें, तो उसी डिवाइड को देखते हुए एक शिक्षक होने के नाते, स्पेशली कंप्यूटर विज्ञान विषय का शिक्षक होने के नाते, जो हमें लगा कोविड के टाइम में हमने इस बात को बड़ा करीब से महसूस किया, और इस बात को कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देखा गया कि एक डिजिटल डिवाइड जो है उस मुसीबत के समय में शिक्षा के क्षेत्र में क्रिएट हुआ। ये डिजिटल डिवाइड क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम सब जानते हैं। जो हेडक्वार्टर या जिला के एक मुख्य एरिया से बिलोंग करने वाले व्यक्ति विशेष थे या घर परिवार थे, उनके बच्चे या शिक्षक जो हैं वो
डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो उद्वेलन है, जो वाइब्रेशन है, उसको अपने एरिया में अच्छे तरीके से पहुंचा पा रहे थे। परंतु गांव के स्तर पर या रिमोट के स्तर पर, रिमोट एरिया के स्तर की बात करें तो वहाँ पर इसका जो एक कार्यक्रम था, जिस तरीके से इस चीज़ फ्लो होनी थी, वैसे नहीं हो पा रही थी। तो हमें इसका रीज़न जानने का मौका मिला कि बेसिकली कारण क्या है, और क्योंकि हमने अपने राज्य में राज्य स्तर की कमेटी में कार्य किया तो इसको हमने जाना कि बेसिकली सुविधाएं जो हैं, जो राज्य सरकार की तरफ से हमें मिलती हैं या राष्ट्रीय स्तर से हमें मिलती हैं, उनका पहुंचना एक अलग बात है, परंतु जो सुविधा पहुंची हुई है वो हमारे लिए एक्सेसिबल होना एक अलग बात है। अवेलेबिलिटी अलग तरफ है और एक्सेसिबिलिटी उसका एक तरफ है। और हमने ये पाया कि रिमोट स्तर के भी बहुत से स्कूलों में आईसीटी से संबंधित उपकरण उपलब्ध थे, परंतु उनको चलाने और उनको यूज़ करने का जो मैकेनिज्म है, जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो कहीं ना कहीं हमारे रिमोट एरियाज़ में अभी भी अछूता था। तो हमारी आज की जो कार्यशाला में जो नवाचार हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो इसी कंसेप्ट पर आधारित है कि कैसे मैंने अपने विद्यालय में और अपने विद्यालय के साथ नज़दीकी रिमोट एरियाज़ में जो है आईसीटी का यूज़ जो है एक बेसिक लेवल से कैसे किया जा सकता है, उस बारे में इसको चलाया था। तो देखते हैं, जब भी हम सर पिछला ही अभी प्रीवियस, जब भी हम बात करते हैं आईसीटी की तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का समन्वय हमारे पास सामने आता है। इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करना है, सूचना का कैसे प्रसारण करना है तकनीक की सहायता से, हम इसको ही आईसीटी कहते हैं। और कई सारे वर्ड्स जो लग्जरियस लगते हैं हमें, जिससे हम बात करें कम्युनिकेशन की, टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन की, ये सब बातें हम अपने डेली लाइफ में बातचीत में यूज़ में लाते हैं, चाहे जिला स्तर के हेडक्वार्टर की बात हो, चाहे वहाँ से नज़दीक का कोई स्कूल हो। परंतु कहीं ना कहीं जो हमारा रिमोट एरिया का स्कूल है वहाँ पर आईसीटी का नाम तो पता है, लेकिन उसका यूज़ क्या है, क्या उसका मतलब है, वो नहीं जानकारी होती है। नेक्स्ट सर। तो इस कंसेप्ट को देखते हुए कि आईसीटी जो है वो कैसे थोड़ा बेटर तरीके से आगे बढ़े, तो टेक्नो करके जो है, हर एक टेक्नोलॉजी से वर्ड मैंने इसमें से निकाला था, टेक्नो यानी कि टेक्नोलॉजी को जानना। तो ये वर्ड सामने आया, इसमें आइडिया ये 2 साल पहले कॉइन हुआ, उसके बाद ये जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी वर्ड से हमने इसको चुराया, साथ में स्टूडेंट से इस आइडिया को शेयर किया गया और फिर इसमें हम आगे बढ़े। अब देखते हैं आगे कैसे बढ़े। स्टेप नंबर 3, जैसे मैंने पहले बताया कि आईसीटी टूल्स को रिमोट स्कूल्स में या किसी एरिया में यूज़ करने के लिए हमने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट, जैसा हमने पहले देखा कि आईसीटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, हम सबको ये जानना ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले ओनली आईटी होता था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीच में कम्युनिकेशन आया, संचार आया, और तभी हमारा जो एक डिजिटल डिवाइड है वो कहीं ना कहीं आगे फुलफिल होगा। वो आगे कैसे बढ़ेंगे वो देखते हैं। कई सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन कुछ ऐसी अक्षमताएं हमारे स्तर पर भी हैं जो कि एक रीज़न है आईसीटी का प्रॉपर तरीके से आगे ना बढ़ पाने का। नेक्स्ट, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, ये आंकड़े जो अभी आपके सामने हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन से ही लिए गए हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो नॉन रेकरिंग ग्रांट जो हमारे पास आईसीटी का आता है 6.40 लाख प्रति स्कूल ये मिलता है, और ये आईसीटी लैब के लिए है। स्मार्ट क्लासरूम्स के लिए 2.40 का आंकड़ा हमारे पास है। लो, ये आंकड़ा लाखों में है। वैसे ही रेकरिंग ग्रांट की बात करें तो 2.40 यानी कि 40 5 सालों के लिए पर ईयर में हमारे पास ही मिलता है। और वैसे ही स्मार्ट क्लासरूम के लिए 0.38 ये हमें मिलता है। तो कुल मिला के अगर मोटे मोटे आंकड़े की बात करें तो लगभग 12 लाख प्रति स्कूल को मिलता है। और अगर कुल हम आईसीटी क्लासरूम्स या स्कूल्स जिनको टेक ओवर गवर्नमेंट ने किया है ग्रांट के थ्रू, तो वो देख पाएँ एक पिछला स्लाइड में, तो लगभग 1,20,614 आईसीटी लैब्स जो हैं वो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कर दी गई हैं, और साथ में 82,120 स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। और अगर हम प्रति लैब या प्रति जो आईसीटी स्मार्ट क्लासरूम हैं इनको गुणा करें आंकड़ों के साथ, जो हमारे पास रकम मैंने आपको बताई थी लगभग 12 लाख, तो ये आंकड़ा ऐसी कैलकुलेशन में पहुंच जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। हम अपने बैंक अकाउंट में अगर 10 रुपये भी जमा करते हैं तो हम उसमें इंटरेस्ट की बात करते हैं कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, लेकिन जब हम विद्यालय में पहुंची हुई ग्रांट की बात करते हैं या लैब्स की बात करते हैं तो हम कितना
उसमें से इंटरेस्ट ले पाए, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है और कहाँ हमारी कमी इसमें रह गई है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो टेक्नो एक आइडिया जो है वो मैंने अपने विद्यालय में लॉन्च किया कि बच्चों को कम से कम जितना गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है उसका कुछ % इंटरेस्ट के तौर पर तो मिले। और हम सब ये जानते हैं, सर ने, सपन कुमार जी ने QR कोड की बात की और मुझे भी इस पॉइंट को यहाँ पर ऐड करने का मौका ज़रूर अपने स्लाइड में मिलेगा। QR कोड तक पहुँचना और एक ICT उपकरण को ना जानने वाला व्यक्ति, इसके बीच का जो गैप है, इसको फुलफिल करने का एक तरीका जो है वो टेक्नो से हमने निकाला था। और जो QR कोड की स्टेज है वो भी रिसेंटली मैं अपने विद्यालय में एडमिशन्स के दौरान में इसको यूज़ करके आ रहा हूँ। तो सर ने, सपन कुमार जी ने काफ़ी बढ़िया बताया कि QR कोड का यूज़ होता है, परंतु QR कोड के यूज़ करने तक का जो एक स्किल रिक्वायर्ड है बेसिक, जिसको ये नहीं पता है कि लेफ़्ट क्लिक ऑफ द माउस क्या होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक विपत्ति की अवस्था चाहे शैक्षणिक स्तर पर, हमारे अपने स्तर पर भी आ जाती है, चाहे वो विद्यालय में बच्चों के स्तर पर भी आती है। तो इस कमी को पूरा करने का एक माध्यम था टेक्नो। और जैसा कि मैंने पहले के रीज़न बताए कि कारण क्या रहे बेसिकली, तो वो सारे उस स्लाइड में है। नेक्स्ट। अब जरा इस कंसेप्ट को देखेंगे, इस कंसेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया गया। अगर आप राइट साइड से देखें तो स्टेप नंबर 1, ये जो टेक्नो का प्रोग्राम, ये 6 स्तर, ये 6 स्टेप्स में प्रोग्राम था और हमने इसको रखा पहले तो महीने में एक बार, एक दिवस पर, फिर 15 दिन तक लेकर आए और उसके बाद 7 दिनों के बीच में एक बार के लिए। स्टेप नंबर 1 में जो टीचर का नॉर्मल तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, उसमें जो बच्चा है वो डिजिटल रिसोर्स के माध्यम से ही लर्निंग करेगा और उसके बाद जो है वो उसको स्टेप नंबर 2 में देखें तो वो मेन पॉइंट अपनी कॉपी पर नोट करेगा। एक्सपर्ट अगर कोई बच्चा है तो वो डायरेक्ट जो है वो कंप्यूटर के ऊपर टाइप भी कर सकता है। थर्ड स्टेप में बच्चे बिना पेपर पेन मोड का यूज़ किए जो हैं एडवांस रिसर्च जो है वो कंप्यूटर के ऊपर करेंगे और उसके ऊपर डाटा जिसको एकत्रीकरण करेंगे। बाद में मेल के माध्यम से अपने एकत्रित किए हुए डाटा को अपने इवैल्यूएटर, अपने टीचर के पास भेजेंगे और टीचर भी बाद में उस मेल को ओपन करने के बाद अपना इवैल्यूएशन जो है उसका स्क्रीनशॉट खींचकर या जैसे भी उसको ठीक लगता है रिप्लाई जो है मेल में ही करेगा और बाद में बच्चा उसके रिमार्क्स को जो है मेल में ही गेट करेगा और फर्दर फीडबैक जो बच्चे ने अपना एक करेक्टिव मेयर में किया तो वो फिर से टीचर को भेज सकता है। और उसके बाद जो है फाइनली जो बेस्ट असाइनमेंट उस क्लास का होगा उसको टेक्नो करके एक बड़ा बोर्ड लगा होगा, जो फिजिकल बोर्ड होगा, उसके ऊपर बच्चे की असाइनमेंट को डिस्प्ले किया जाएगा। अब इसमें देखिए हमारे पास 2 अवस्थाएं होती हैं, वन इज़ विकल्प, दूसरा है संकल्प। तो इसमें हमने विकल्प को पहले हटाया। हम जो हैं कई बार टेक्नोलॉजी की तरफ को इसलिए भी नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि हमारे पास विकल्प जो है वो पेन पेपर का अवेलेबल होता है। तो हमने एक बड़ा इजी मैकेनिज्म चुना। हालांकि हमारे पास अगर हम बात करें गूगल क्लासरूम आजकल एक नया फीचर है जो कि नॉर्मली यूज़ करते हैं, परंतु वो एक एक्सपर्टीज़ लेवल के लिए है। कई बार हमारे शिक्षक या कुछ प्रतिशत की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार और मैक्सिमम बच्चे वो बड़े बड़े टर्म्स सुनकर घबरा जाते हैं कि क्या हम इसका यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस कंसेप्ट को जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमने ये पाया कि जो इवैल्यूएशन मैं कर रहा हूँ आपके सामने दिख रहा होगा कि बच्चों ने इस चीज़ को खुद टाइप किया, खुद मेल किया। अब बच्चा इसमें सिर्फ नेट पर सर्च करना नहीं सीख रहा है, वो ये भी सीख रहा है कि मेल अकाउंट कैसे बनता है, वो ये भी सीख रहा है कि मेल से डाटा सेंड कैसे किया जाता है। फिर बच्चे को बाद में प्रिंट आउट निकालने के लिए बोले तो बच्चे भी सीख रहा है कि प्रिंट आउट कैसे निकलता है। तो 3-4 अलग अलग एक पैसिव जो लर्निंग्स है बच्चे ने की और एक अगर किसी एक रिमोट एरिया के बच्चे ने कल को 12वीं के बाद अपना एक छोटा सा दुकान प्रिंट आउट का ओपन करना हो तो उसके लिए 4 चीज़ें काफ़ी हैं। उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करने आना चाहिए, टाइप करने आना चाहिए, बाद में उसको मेल में सेंड करने आना चाहिए और बाद में उसका प्रिंट आउट निकालने आना चाहिए। उससे एक जीविका का साधन भी बच्चा जो अपने लिए क्रिएट करता है, एक वोकेशनल लर्निंग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो ये एक हमारा तरीका था और आगे के जो फ्लो है उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा घनश्याम जी को कि वो विस्तृत जानकारी आगे के लिए दें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। स्लाइड्स ऑफ ही रखो। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मेरे साथी ने बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके जो हमारी एजुकेशन है उसको इनोवेटिव हमने बनाना है। बहुत सारे टूल्स हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं।
और बच्चों को वो चीज़ें हमने कैसे बच्चों तक ले जानी है, वो चीज़ कुछ करने में हम लोगों ने हिमाचल में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। अभी रिसेंटली इसी ईयर में हम लोगों ने कम से कम 2200-2300 लोगों की जो हमने ट्रेनिंग दी है। इन्हीं सारे जो टूल्स जो हमारे को एजुकेशन को इनोवेटिव जो आइडियाज़ है उसमें कैसे इनकलकेट करने हैं, उसी में एक हमारा टूल है एआई टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, कि कैसे हम जो हमारा कंटेंट है एआई के थ्रू कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे। वो चीज़ जब तक हमारे बच्चे नहीं जान पाएंगे तब तक टीचर के पास वो डाटा है, वो टीचर के पास वो नॉलेज है, उसका हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है हमारा स्मार्ट कंटेंट क्रिएशन, कि कैसे हम एआई के थ्रू बहुत सारे जो कंटेंट है उनको कैसे क्रिएट करेंगे। इसी संदर्भ में हमारे पास बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स बहुत सारी कंपनीज बना रही है। इसी में एक क्विजिज की एक ऐप है जिसको हम भरपूर हिमाचल में पूरे जो टीचर्स हैं उनको हम लोगों ने ट्रेंड कर दिया है। उसमें होता क्या है कि एक उस ऐप को डाउनलोड करके आप क्विज क्रिएट करेंगे, और वो क्विज बहुत बड़ा क्विज नहीं होगा, आप छोटा 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन क्रिएट करेंगे उसमें। उससे क्या होगा कि वो जो क्विज है वो एआई के थ्रू जनरेट होते हैं क्वेश्चंस, तो वो चीज़ हम बच्चों को भी सिखाएंगे, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं जो वो एआई के कंसेप्ट को समझ पाएंगे। दूसरा कंसेप्ट है फ्लिप्ड क्लासरूम, जो कि टेक्निक पहले से चल रही है बट हम उस चीज़ को उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब है कि आप कंसेप्ट आज जैसे आपकी क्लास ओवर होती है, सर एक जो छोटा सा मेरा कंसेप्ट है माइक्रो लर्निंग, जो कि वह अपने स्कूल में मैं जिसको वो करता हूँ। इस कंसेप्ट से ये है कि हम बच्चों को जितने भी क्वेश्चन लर्न करने को, कभी भी हम पूरा चैप्टर नहीं लर्न करने को देते, ना ही 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, हम बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंगली उसको क्वेश्चन हम दे देंगे कि वो जिसको जो जितना कर पाए वो वही करके कल को लर्न करके लाए और वो हमारे वो को वही वो करके दे। तो माइक्रो लर्निंग के बेस पे जो इस बार की जो मेरी अचीवमेंट, अपने स्कूल की मैं अचीवमेंट बताऊं, मेरे स्कूल के 38 स्टूडेंट्स +2 में थे, उसमें से 30 लोगों की डिस्टिंक्शन आई है और सभी लोग जो है वो 75+ में पास हुए हैं। उसमें से 3 बच्चे हमारे जो है वो टॉप 10 की मेरिट में पास हुए हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगा, टाइम कम है, हमारे पास कुछ और भी कंटेंट थे। मैं धन्यवाद करूंगा मनोज जी का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हमें बोलने का समय दिया। थैंक यू।